हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। ठीक है, स्फेयर ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग टाइप का और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है। इससे पहले ये सारी जो वीडियोस आ रहे हैं आपके, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। गॉस लॉ को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग टाइप के अगर हमारा कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है किस टाइप का, तो उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पेन ही फिनिश हो गया था बीच में ही, इसलिए मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हम लोग देखना है। तो देखिए, ये हम लोगों ने बना लिया है एक स्फेयर। अब क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग टाइप का ले रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि सब जो पूरा वॉल्यूम है उसके अंदर सब जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आधी जगह ज़्यादा है या कहीं कम है, इस तरीके से नहीं है, सब जगह सेम है। तभी तो हम लोग देखो डेंसिटी मानकर फिर डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, अदरवाइज फिर कांस्टेंट जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो देखिए, हम लोग इसके लिए डेंसिटी हम लोग डिफाइन कर देते हैं पहले। तो डेंसिटी देखिए, क्योंकि हम लोगों ने तीन तरीके की डेंसिटी देखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जब आप देखो, सबसे पहले तो आपको जब कोई भी आपको टॉपिक है, क्वेश्चन आपको मिल रहा है एग्जाम के अंदर, तो आप ये देखिए, ध्यान से पहले आप देखिए कि किस तरीके का हमको मिला है, क्योंकि कंफ्यूज होने के कारण बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ आपको मिला है स्फेयर यानी कि 3D चीज़ है और यानी कि उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर यही स्फेयर अगर हमारा कंडक्टिंग टाइप का होता तो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता, क्योंकि कंडक्टर के लिए बाहर होता है। तो वॉल्यूम से हम लोग नहीं रखते, उस टाइम पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग टाइप का है और इसके लिए अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू हमारा होगा टोटल जो चार्ज है वो अपॉन में इसका जो वॉल्यूम है वो। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि अगर पूरे वॉल्यूम में Q चार्ज है और पूरा वॉल्यूम V है तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, तो हमारे पास है पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज आ जाएगा, वही होता है डेंसिटी। अब देखिए, Q तो एज इट इज़ है ही, वॉल्यूम को वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। वॉल्यूम होता है स्फेयर के लिए 4/3 पाई r3। तो r देखिए इसकी रेडियस है, तो ये हमारे पास में r, कैपिटल R हम लोगों ने इसकी रेडियस ली है, तो πr3 ये हम लोगों ने इसकी वैल्यू रख दी है। तो रो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद देखिए, हम लोगों को यहाँ पर इस स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पर भी निकालनी है, मान लो कि इस P पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी है इस स्फेयर की वजह से, तो अपने को पता है कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, गॉस लॉ की हेल्प से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस लॉ लगाने का फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जो P पॉइंट है वो इनक्लोज होना चाहिए, चार्ज भी सारा इनक्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो इस P पॉइंट को लेते हुए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो देखो, ये यहाँ पर एक और यहाँ इसके चारों ओर देखो एक सर्किल बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसको इनक्लोज करना है तो हमें, तो इस P पॉइंट को लेते हुए हम लोगों ने इस तरीके से इसके चारों तरफ इसको वो क्या हुआ, सर्किल बना दिया है, इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो है, इसकी रेडियस जो है यहाँ पर स्मॉल r हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आपको पता है प्लस चार्ज जो है उसके लिए आउटसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि चारों तरफ इस तरीके से होगी।
यानी कि कोई भी सरफेस हम लोग अगर लेंगे कहीं पर भी, उसके लिए हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आउटसाइड होगी, ऐसे, ठीक है। यानी कि इस पी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे है, इस तरीके से है। और अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे, क्योंकि जो भी सरफेस हम लोगों ने लिया होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इंटीग्रेशन करते हैं गॉस लॉ के अंदर, और फिर उसको इक्वल रखते हैं समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो सरफेस लेना होता है, तो ये ds हम लोगों ने सरफेस ले लिया है जिसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, ठीक है। तो ये ई वेक्टर और ds वेक्टर की डायरेक्शन देख लिया जो कि सेम है, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। देखो यहाँ पर हमेशा हम लोग डायरेक्शन देखते हैं क्योंकि हमें थीटा चाहिए होता है, थीटा की वैल्यू रखनी होती है, इसलिए डायरेक्शन हमें देखना आना चाहिए। डायरेक्शन देखकर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर कर हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर गॉस लॉ, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने यहाँ पर गॉस लॉ रख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए तो इस तरीके से साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से Q की वैल्यू हम लोग रो के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से Q देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास में Q की वैल्यू आ जाएगी। ये Q की वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें रो के फॉर्म में लाना हो तो, ठीक है, तो वो बाद में हम लोग यूज़ कर लेंगे। Q की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख दी है। अब देखो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर डॉट है तो वो कोस में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा ई ds कोस थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई ds कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ई जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा हमारे पास में ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ds का, जो यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस लिया है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इसके चारों तरफ स्फेयर बनाया है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल जो स्फेयर होता है उसका सरफेस, उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन करेंगे तो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट हम लोगों ने लिया है। इस अगर पूरा ही जो ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया है, अगर उस पूरे को इसी तरीके से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ माने और उन सब एलिमेंट का हम लोग पूरा एरिया अगर हम लोग देखें तो उस पूरे स्फेयर के एरिया के जितना ही होएगा, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस देखो स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल किसके चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल चल रहा है। अब देखिए हम लोग इस जो ये 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास में आया है इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी E इक्वल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, E इक्वल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग Q की वैल्यू भी रख सकते हैं रो के फॉर्म में लाने के लिए, तो Q की वैल्यू हम लोगों ने रख दी है रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर हम लोगों ने रख दी है। अब आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, उसके बाद पाई भी कैंसिल हो रहा है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी वो रख दी, उसके बाद जो बचा है वो हम लोग रख देते हैं रो बचा है यहाँ पर 1/3, देखो ये 3 नीचे आ जाएगा तो 1/3 रो आर क्यूब अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर था ही, ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है।
ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये इस सरफेस के, ये जो हमारा जो स्फीयर है इसके बाहर की साइड है, तो ये जो हमारा पॉइंट चल रहा है ना ये आउटसाइड के लिए चल रहा है, तो ये हो गया हमारा E आउटसाइड। ठीक है, ये E आउटसाइड की वैल्यू है जब P पॉइंट जो है वो हमारा वो आउटसाइड पर है तब। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर आर कैप आ जाएगा, साथ में वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट के लिए तो हम लोगों ने देख ली है। देखो 3 पॉइंट होंगे, जैसे उसके लिए हम लोगों ने देखा था इससे पहले शेल के लिए 3 पॉइंट हुए थे हमारे पास में, तो उसी तरीके से इसके लिए भी 3 पॉइंट होंगे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। इन तीनों पॉइंट्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आउटसाइड के लिए हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया हमने। उसके बाद सेकंड हम लोग देख रहे हैं ऑन, सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ऑन सरफेस। ऑन सरफेस के लिए यानी कि ये जो हमारा हम लोगों ने ये स्फीयर लिया था उसके सरफेस पर ही, यानी कि इसी पर ही ये P पॉइंट जो है वो यहीं लेना है अपने को। ठीक है, कैपिटल R जो इसकी रेडियस थी इस P पॉइंट को यहीं पर ही लेना है, और अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये जो स्मॉल r थी ना, देखो यहाँ पर ये P पॉइंट था, इसको यहाँ लेते जाओ आप और यहीं ले आओ, यानी कि जो स्मॉल r वैल्यू थी वो अब क्या हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल ही हो जाएगी। यानी कि इस केस में हम लोग को सिर्फ इतना रखना है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास में आई थी ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³ स्मॉल r स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में था तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को ये वैल्यू रखनी है बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस के लिए इक्वल्स हो जाएगी ρ/3 एप्सिलॉन नॉट R³ यहाँ पर भी कैपिटल R ही आ जाएगा, उसका स्क्वायर इंटू में R कैप। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ρr/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में R कैप, या ऐसे कर सकते हो या फिर सिर्फ इसको वेक्टर में भी कर सकते हो, इस तरीके से ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो देखो यहाँ पर इनसाइड पॉइंट के लिए जब हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग के लिए किया था, सॉरी कंडक्टिंग के लिए किया था एक टॉपिक जो हम लोगों ने, तो उसके लिए तो हम लोगों ने अंदर की साइड जब लिया था ना, तो उसके लिए तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर हम लोगों ने 0 बता दी थी उसके लिए। ठीक है, चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए जब किया था इनसाइड वाला पॉइंट, तो हम लोगों ने उसके लिए अंदर जब करते तो अंदर चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो हम लोगों को कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा था उसमें तो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अंदर की साइड चार्ज है तो हमें इनसाइड पॉइंट के लिए पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, तो ये यहाँ पर हम लोगों का ये स्फेरिकल स्फेयर है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, लेकिन हमें यहाँ पर इसके अंदर कोई पॉइंट P लेकर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि ये P पॉइंट जो है वो इनक्लोज होना चाहिए और इस P पॉइंट के अंदर अंदर जो चार्ज आ रहे हैं उसी से ही अपने को मतलब होना चाहिए। इसके बाहर की साइड देखो, इसको लेते हुए जब हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस बनाया ना, तो उसके अंदर जितने चार्ज अब रह गए हैं ना, सिर्फ हमें उसी से ही मतलब है। इसको बाहर की साइड जो चार्ज रह गए उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज को भी नए तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उतना ही चार्ज से हमें मतलब है। जो ये P पॉइंट को लेते हुए हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर अंदर जितने चार्ज, देखो ये यहाँ इससे पहले जब अपन ने गॉस लॉ पढ़ा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है सिर्फ उसी का ही कैलकुलेशन हम लोग करना है, जो बाहर रह जाता है उससे अब हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इनसाइड पॉइंट के लिए हम जब कैलकुलेट करें तो समेशन Q जो है अब यहाँ पर नया आ जाएगा Q डैश, जो सिर्फ इसके अंदर है यहाँ पर। तो अब देखो Q डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पूरा जो वॉल्यूम था V इसका, उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास में टोटल Q चार्ज अवेलेबल था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q/में V, ये यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें कितने वॉल्यूम के लिए चाहिए,
जो ये जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया है ना, इसकी रेडियस स्मॉल आर मानी है, तो इस स्मॉल आर रेडियस का जो स्फेयर है ना हमारे पास में, उस वॉल्यूम में जितना चार्ज है उतना हम लोग को निकालना है। तो कितना निकालना है, वी डैश वॉल्यूम का चार्ज हम लोगों को अब निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्यू डैश है ना वो हमारे पास में हो जाएगा क्यू अपॉन वी इंटू में वी डैश। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्यू तो एज इट इज है, वी वॉल्यूम जो ये बड़ा वाला था ना हमारे पास में स्फेयर ओरिजिनल, उसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, क्योंकि उसकी आर रेडियस है कैपिटल आर। उसके बाद जो नया जो हमारे पास में स्फेयर बना है उसका वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ठीक है, अब ये देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्यू अपॉन क्यू इंटू में स्मॉल आर क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यू। ये हमारे पास में क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब आप देखिए यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ लगाते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू डैश रखेंगे हम लोग, क्योंकि जो नया चार्ज है ना वो क्यू डैश है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डॉट तो वही, क्योंकि थीटा तो उतना ही रहना है 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कोस 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डी एस जो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये गॉसियन सरफेस लिया है ना पी पॉइंट को इनक्लोज करते हुए, उस पर जो हम लोग सरफेस मानते हैं वो ये यहाँ पर डी एस। ठीक है, डायरेक्शन सेम थी इसलिए मैंने फिर से उसको नहीं लिखा है, क्योंकि डी एस भी इसी डायरेक्शन में और ई भी इसी डायरेक्शन में, वो सेम ही रहेगा जो पहले वाले केस में हम लोगों ने किया है, इसलिए मैंने उसको फिर से नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी एस की वैल्यू तो वो हो जाएगी हमारे पास में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ई एज इट इज और ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि जो नया जो गॉसियन सरफेस लिया उसकी रेडियस स्मॉल आर है और इक्वल्स टू क्यू डैश है। क्यू डैश की वैल्यू रख सकते हैं क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 4 पाई आर स्क्वायर आया है इसको उधर ट्रांसफर कर दे, क्योंकि हमें तो ई की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से ई आ जाता है हमारे पास में क्यू अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब और ऊपर स्मॉल आर क्यूब। अब ये देखिए आर स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी, तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्यू की भी, जो क्यू की वैल्यू हम लोगों ने रो के फॉर्म में निकाल रखी है वो भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे में, क्यू की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमारे पास में आई थी रो इंटू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये हमारे पास में क्यू की वैल्यू आई थी। अब डिवाइड में क्या क्या है इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। ठीक है, जो भी हमारे पास में आया है वो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। सॉरी, यहाँ पर स्मॉल आर रह गया है, देखो स्मॉल आर भी है साथ में, ये स्मॉल आर बच गया। तो ये कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जो बच गया वो रख लेते हैं। तो ई इक्वल हो जाएगा हमारे पास में रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है इन साइड के लिए। ठीक है, अब देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो ई वेक्टर इन साइड के लिए इक्वल्स टू रो स्मॉल आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से लिख सकते हैं या आर कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको सेंटर पर आपको दे दे कि सेंटर पर कैलकुलेट करो, एक नया केस हमारे पास में क्या हो सकता है कि सेंटर पर कैलकुलेट करें हम लोग, ये थोड़ा सा उस टाइम पर आया नहीं। तो देखिए सेंटर पर कैलकुलेट करना होगा तो ऑन
सेंटर, ठीक है। तो सेंटर के लिए स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है P पॉइंट ये इस तरीके से इधर खिसकता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल r इक्वल टू 0 हो जाएगा और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये इसका लास्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास में 0 हो जाएगी इसके लिए। अब देखिए डिपेंडेंसी और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं इसके लिए। तो देखिए डिपेंडेंसी और ग्राफ देखने के लिए हम लोग पहले तीनों वैल्यू रख लेते हैं, E आउटसाइड, E सरफेस एंड E इनसाइड, ये तीनों वैल्यू रखते हैं, फिर इनकी डिपेंडेंसी देखें। तो E आउटसाइड के लिए देखिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी E वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू में r का वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं ना। फिर सरफेस के लिए हम लोगों ने जब स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R रखा था तो E वेक्टर आया था हमारे पास में रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट एंड r, यहाँ पर कैपिटल R बच जाएगा ना, देखो यहाँ पर ये इंटू में r कैप, ये हम लोगों के पास में आया था सरफेस के लिए। फिर इनसाइड के लिए देखो हमारे पास में क्या आया, इनसाइड के लिए हमारे पास में आया रो स्मॉल r वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों वैल्यू हमारे पास में आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखिए अब डिपेंडेंसी देखते हैं। इसके लिए हमारे पास में देखो r तो फिक्स है, कैपिटल R को तो हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, रेडियस है उसकी। तो कोई भी स्फेयर जो हम लोगों ने लिया है उस स्फेयर के लिए तो उसकी रेडियस कांस्टेंट ही होनी चाहिए। तो यहाँ स्मॉल r को देखो, तो यहाँ पर E आउटसाइड के लिए डिपेंडेंसी है 1 अपॉन में r स्क्वायर के, स्मॉल r स्क्वायर के साथ में, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो सरफेस के साथ में देखते हैं, सरफेस के लिए तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर एक तरीके से ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये r जो है उस पर डिपेंड करिए, स्मॉल r तो कहीं आ नहीं रहा है और r कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास में कांस्टेंट आ गई है सरफेस वाली। तो इनसाइड के लिए देखते हैं, तो इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, यहाँ पर r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ सरफेस के लिए कांस्टेंट है, इनसाइड के लिए r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये r हम लोगों ने ले लिया इस साइड, यहाँ पर ये 0 है यानी कि ये सेंटर वाला है, सेंटर पर तो 0 ही था। उसके बाद देखो ये इधर की साइड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। तो अब देखो इनसाइड के लिए क्या है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E भी बढ़ेगा। तो उसका ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से आता है। यहाँ पर वो पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा जब ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो, यानी कि सरफेस पर, तो सरफेस पर कांस्टेंट है, ये हमारे पास में E की वैल्यू सरफेस वाली जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। उसके बाद देखो आउटसाइड के लिए जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E कम होएगा, यानी क्योंकि ये r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसका इस तरीके का ग्राफ आता है। तो टोटल जो ग्राफ है पूरा हम लोगों ने इस पूरे के लिए कैलकुलेट कर दिया है। इनसाइड ये यहाँ पर सेंटर, ये तो फिर ये क्या है हमारे पास में इनसाइड वाला है, ये सरफेस वाला है और ये फिर आउटसाइड वाला है। इस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए ग्राफ बना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख कर भेजो, मैं उसका पक्का ही उसका रिप्लाई करूँगी और उसके आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं हमेशा कमेंट देखती हूँ कि अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन आया हुआ हो तो मैं उसको देखकर टाइम से आपको रिप्लाई कर दूँ। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से आपको आगे से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन इसकी वीडियोस की आगे मिलती रहे, ठीक है। और आप इसको और भी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके।